Hello everyone, welcome to ITLS Academy. In this lecture, we are going to deal with nucleic acid, that is DNA and RNA. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, एक ओवरव्यू की बात की थी हमने कि कैसे क्या होती है न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन, कैसे वर्क करता है, कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके. In this particular lecture we are going to deal with DNA and RNA. मतलब कि जो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म्स हैं DNA एंड RNA, इस लेक्चर में हम उनके बारे में बात करेंगे. इन दिस लेक्चर DNA. इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं DNA एंड RNA की, DNA और RNA के डिफरेंसेस की, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, प्रॉपर्टीज़ की. हमारा मेन फोकस इस लेक्चर में रहेगा डीएनए पे. पहले हम डिस्कस करेंगे क्या होता है डीएनए एंड आरएनए, क्या होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे डिफरेंसेस, और उसके बाद में हम मेन फोकस हमारा डीएनए पे रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद डीएनए एंड आरएनए. डीएनए एंड आरएनए आर फॉर्म्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. जैसे हम जानते हैं जो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म्स होते हैं वो डीएनए एंड आरएनए होते हैं. डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड while RNA is ribonucleic acid. Although DNA and RNA both carry genetic informations, जो डीएनए है आरएनए है जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को दोनों ही मॉलिक्यूल कैरी करते हैं. देयर आर क्वाइट अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन देम. इनमें से कुछ डिफरेंस होता है, हालांकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को दोनों ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाएंगे, लेकिन उनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि डीएनए को आरएनए से अलग करता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिफरेंस की हमने बात की थी. डीएनए और आरएनए में जो डिफरेंस होता है वो मोस्टली उस शुगर की वजह से आता है, जो 2 प्राइम पे, शुगर के 2 प्राइम पे ग्रुप जो प्रेजेंट होगा हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोजन ग्रुप, उसके बेस पे एक डिफरेंस वो भी आता है यहाँ पे. स्ट्रिंग्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर बॉन्डेड टू फॉर्म हेलिकल बैकबोन्स. डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर हम सभी ने देख रखा है. डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो हेलिकल कन्फॉर्मेशन होते हैं. डबल हेलिकल और सिंगल हेलिकल कन्फॉर्मेशन में डीएनए और आरएनए पाया जाता है. टिपिकली 1 फॉर आरएनए एंड 2 फॉर डीएनए एंड असेंबल्ड इनटू चेन्स ऑफ बेस पेयर. हमने बात की थी कि जो हमारे डीएनए आरएनए होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं. एक चेन के फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं और फिर वो फॉर्मेशन करते हैं डीएनए एंड आरएनए का. Most living cells contain both DNA and RNA, while viruses contains either DNA or RNA, but usually not both. जितनी भी लिविंग फॉर्म्स है सभी में डीएनए एंड आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली लिविंग फॉर्म्स में डीएनए आरएनए एक साथ में होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर वायरसेस का. वायरसेस के केस में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है. मोस्टली देखा जाता है कि दोनों एक साथ में प्रेजेंट नहीं होते हैं. लेट्स डिस्कस डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. डीएनए कंटेन्स द शुगर डीऑक्सीराइबोज while आरएनए कंटेन्स द शुगर राइबोज. जो मेजर डिफरेंस है जो हमने बात की थी वो ये कि शुगर के बेस पे इनका डिफरेंशिएशन होगा. जो डीएनए की शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज होगी, वाइल आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है. डीएनए इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. जैसे कि हमने हमेशा से ही स्ट्रक्चर देखा है डीएनए का, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होता है और इसमें बॉन्डिंग पाई जाती है. वाइल आरएनए इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. आरएनए को हम सिंपली ड्रॉ करते हैं, एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है.
DNA is stable under alkaline conditions while RNA is not stable. DNA की स्टेबिलिटी अल्कलाइन कंडीशंस में ज़्यादा हो जाती है। ऐसा इसलिए कि जो DNA में शुगर होती है, DNA की शुगर में यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है सेकंड पोजीशन पे, while in the case of RNA there is हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द सेकंड पोजीशन। इसीलिए अल्कलाइन कंडीशंस में DNA स्टेबल हो जाता है, जबकि RNA स्टेबिलिटी नहीं गेन कर पाता है और लेस स्टेबल रहता है। DNA एंड RNA परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन ह्यूमंस। दोनों ही फंक्शनल बेसिस पे भी डिफरेंशिएट किए जाते हैं। DNA एंड RNA दोनों का ही फंक्शन अपने आप में डिफरेंट होता है। ह्यूमन में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ ये दोनों मॉलिक्यूल्स परफॉर्म करेंगे। DNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए DNA रिस्पॉन्सिबल होता है, वाइल RNA डायरेक्ट्स कोड फॉर एमिनो एसिड्स and acts as a messenger between DNA and ribosome to make proteins. जो हमारा RNA होता है वो सिंथेसिस करता है एमिनो एसिड्स की। एमिनो एसिड का फॉर्मेशन RNA से होगा और उसके बाद में वो फॉर्मेशन करेगा प्रोटीन का। एज वी नो दैट एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। सो RNA जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा, जीन को प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगा और जो भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर कर रखी है DNA में उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा। उसका जो भी बाहर से हमको दिखेगा, कोई भी लक्षण हमें जब दिखाई पड़ता है तो वो एक्सप्रेशन होता है प्रोटीन का और उस एक्सप्रेशन को करवाता है RNA। Here is a slide showing you difference between DNA and RNA. Let's discuss DNA. It is mainly confined to the nucleus. जो DNA है मोस्ट ऑफ द टाइम ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। A small quantity occurs in mitochondria and chloroplast also. हालांकि ये DNA में न्यूक्लियस में DNA प्रेजेंट होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट होते हैं, हम जानते हैं कि वो सेमी ऑटोनोमस, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी की तरह वर्क करते हैं, इसीलिए उनमें DNA हमारा प्रेजेंट होता है। वाइल इन द केस ऑफ RNA इट मेनली अकर्स इन साइटोप्लाज्म। जो RNA है हमारा वो मेनली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। स्मॉल क्वांटिटी इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, और ये कुछ अमाउंट में न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट पाया जा सकता है। DNA its quantity is constant in each cell of species. DNA की क्वांटिटी जो होगी, अगर एक सेल में कुछ है तो वही क्वांटिटी जो सेल उससे रेप्लिकेट होके जाएगी उसको भी सेम क्वांटिटी मिलेगी। While in the case of RNA its quantity varies in different cells. इसकी क्वांटिटी डिफरेंट सेल्स में वेरी करेगी एज पर दी रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि किसी सेल में हमारी बॉडी का ही हम अगर एग्जांपल देखें तो जैसे कि हमारी बॉडी में अगर हमारी जो टिप्स हैं नेल की, जो हमारी फिंगर की टिप्स हैं, वहाँ पर अगर नेल का एक्सप्रेशन होना है तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर दूसरा RNA प्रोटीन का एक्सप्रेशन करवाएगा। जबकि हमारा जो हेड है, हमारे जो हेयर्स हैं हेड में, तो उसके लिए कोई दूसरा ही प्रोटीन हमें चाहिए, तो उसके एक्सप्रेशन के लिए हमें दूसरा RNA हमारा यूज़ होगा, दूसरी इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि प्रोटीन को एक्सप्रेस करवाएगी। इसीलिए इसकी क्वांटिटी जो है वो वेरी करती है। जिस जगह पे जिस एक्सप्रेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे वो क्वांटिटी हमको मिलेगी। It contains deoxyribose sugar, while in the case of RNA it contains ribose sugar. Its pyrimidines are adenine and thymine as we discussed earlier, while in the case of RNA pyrimidines are adenine and uracil. Uracil is a specific base present only in the RNA.
द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमिन। ये हमारा चारगाफ रूल होता है। चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग जो जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन प्रेजेंट होगा, और अगर जितना ग्वानिन है उतना ही हमारा साइटोसिन भी प्रेजेंट होगा किसी भी सेल में। जो हमारा अमाउंट होता है, अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करें तो एडेनिन और थायमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन की जो रेशियो होता है वो इक्वल पाया जाएगा। While in the case of RNA, adenine and uracil are not necessarily in equal amounts, nor are cytosine and guanine necessarily in equal amounts. RNA के केस में RNA as we know that it is a single stranded molecule, तो इसमें कोई भी अमाउंट पाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि A, T, G, C जो भी हमारे बेसिस हैं वो सेम अमाउंट में हो। जबकि जब जो हमारा डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होगा तो उसको यहाँ पर उसको ज्वाइनिंग के लिए उसको सेम अमाउंट ही चाहिए होगा, इसीलिए वो ज्वाइन करेगा, नहीं तो फिर वो उसकी ज्वाइनिंग ही नहीं हो सकती है। इसीलिए जो हमारा डीएनए होता है उसके जो बेसिस होते हैं उसके एडेनिन थायमिन एंड ग्वानिन साइटोसिन वो सेम अमाउंट में होंगे, वाइल इन द केस ऑफ आरएनए दोनों ही डिफर करेंगे। इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। डीएनए में रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है और डीएनए खुद का रेप्लिकेशन सेल्फ रेप्लिकेशन हमेशा कर लेता है। वाइल इन द केस ऑफ आरएनए इट कैन नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ, इट इज़ फॉर्म्ड बाय डीएनए। हम देखते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है और उसके बाद में आरएनए का फॉर्मेशन होगा, इसलिए ये खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता। आरएनए के पास में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो खुद का रेप्लिकेशन करा सके, वो हमेशा डीएनए से ही फॉर्म होगा। सम आरएनए वायरस पैरामिक्सोवायरस कैन प्रोड्यूस आरएनए फ्रॉम एन आरएनए टेम्पलेट। इन द केस ऑफ वायरसेस मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्शंस आर फाउंड। ये अपना आरएनए प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आरएनए टेम्पलेट। एक डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है डीएनए और आरएनए में क्या चीज़ें सेम हैं उनको ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, और जो चीज़ें डिफरेंट हैं उनको इधर इधर पे रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे हम जानते हैं कि जो ये सर्कल जो है, ये जो ओवरलैपिंग एरिया होता है, इसका मतलब होता है कि जो चीज़ें इस एरिया में हैं वो सेम हैं, वाइल दैट कवरिंग आउटसाइड, इसमें जो चीज़ें होंगी वो डिफरेंट होंगी। सो देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड, एडेनिन, फॉस्फेट, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे मेंशन, ये चीज़ें डीएनए एंड आरएनए दोनों में ही सेम होंगी। वाइल डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होगा जो कि आरएनए में राइबोज होगा। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा वाइल आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए में थायमिन होगा एंड इन केस ऑफ आरएनए थायमिन को रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूरेसिल। एक और स्लाइड यहाँ पे आपको डीएनए और आरएनए का डिफरेंस दिखाती हुई। ये पार्ट हमारा डीएनए वाला है, वाइल ये वाला आरएनए का पार्ट है जो कि हमारी स्लाइड से थोड़ा सा छिप गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं डीएनए में एसिड का नेम क्या होगा। डीएनए में जो एसिड होगा वो होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वाइल इन आरएनए इट वुड बी राइबोन्यूक्लिक एसिड। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो डीएनए जो है हमारा वेरी स्टेबल, इसकी लाइफ भी बहुत लॉन्ग होती है और डीएनए बहुत ही स्टेबल होता है, वाइल आरएनए इज़ लेस स्टेबल और आरएनए की लाइफ बहुत शॉर्ट होगी। फाउंड इन कहाँ कहाँ पाया जा सकता है डीएनए और आरएनए। जो डीएनए है हमारा वो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ये तीनों जगह पे प्रेजेंट हो सकता है, वाइल जो आरएनए है हमारा वो सिर्फ न्यूक्लियस एंड साइटोसॉल में ही प्रेजेंट होगा। फंक्शन देखते हैं, जो डीएनए है वो स्टैटिक है, डिजिटल जेनेटिक डेटा स्टोरेज करता है, वाइल जो आरएनए है हमारा ये डायनेमिक है,
मैनी वेरीड फंक्शंस हैं, इसके बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। जीन का एक्सप्रेशन है, प्रोटीन का फॉर्मेशन है, एमिनो एसिड सिंथेसिस है, बहुत से ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करता है। कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे कि हमारा डीएनए है, इसका एक मेन फंक्शन है कि ये डेटा स्टोर करेगा। वैसे आरएनए का कोई एक फंक्शन नहीं होगा, आरएनए बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। कॉपियर एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। कॉपियर एंजाइम मतलब जो रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, जो उसकी कॉपी बनाएगा। जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो हमारा, जैसे एक डीएनए है उसी से सेम वैसा ही डीएनए एक टेम्पलेट लेके बनेगा, तो उसको हम कॉपी बोलते हैं। जो कॉपियर एंजाइम होगा यहाँ पे, जो रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, वो होगा डीएनए पॉलीमरेज। while in the case of RNA it would be RNA polymerase। बात करेंगे स्ट्रक्चर की। जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसमें लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन होगी, 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होंगे और ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ ए, बी एंड सी फॉर्म। सी फॉर्म हेलिक्स होते हैं। जो डीएनए है इसमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे कि जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो एक स्ट्रैंड ये होगा, एक स्ट्रैंड ये होगा। while in the case of RNA शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड चेन होगा, 1 स्ट्रैंडेड एंड ए फॉर्म हेलिक्स ओनली। इसमें हेलिक्स का कोई दूसरा या तीसरा फॉर्म नहीं प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक फॉर्म में, हेलिक्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं जो बैकबोन है। बैकबोन डीएनए आरएनए दोनों का ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बना हुआ होता है। ये कॉमन, इकलौता कॉमन टॉपिक है जो कि डीएनए एंड आरएनए दोनों में ही एक साथ में प्रेजेंट होगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड बैकबोन का फॉर्मेशन करेगा। डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए एंड राइबोज इन आरएनए। हम जानते हैं कि फॉस्फेट एंड जो शुगर है ये बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो फॉस्फेट है वो दोनों में ही सेम होगा, जबकि शुगर दोनों में डिफर करेगा। न्यूक्लियोबेसेस की बात करते हैं। थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन ये प्रेजेंट होंगे डीएनए में, वाइल यूरेसिल रिप्लेसेस थाइमिन। थाइमिन की जगह पे आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होगा। बात करते हैं बेस पेयरिंग की। एडेनिन थाइमिन से पेयर होगा, जबकि इन द केस ऑफ आरएनए एडेनिन यूरेसिल से रिप्लेस होगा। यहाँ पर थाइमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होगा, और जब भी एडेनिन को हमें रिप्लेस करना होगा तो ये यूरेसिल से बाइंड करेगा। जबकि जो ग्वानिन एंड साइटोसिन है वो डीएनए एंड आरएनए दोनों में ही सेम रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ग्वानिन हमेशा ही साइटोसिन से पेयर करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, somewhat UV sensitive is the DNA and relatively UV resistant is RNA। जो DNA है हमारा वो थोड़ा बहुत UV लाइट से सेंसिटिव होता है, जबकि जो RNA है वो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि वो रेजिस्टेंट होता है UV लाइट से। तो ये हमारे डिफरेंसेस थे सारे, जहाँ तक कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इस एक ही स्लाइड में कवर कर लिए गए हैं। यहाँ पे उसका फंक्शन, स्टेबिलिटी, बैकबोन, नाइट्रोजनस बेसिस, बेस पेयरिंग एटसेट्रा, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इस पर्टिकुलर स्लाइड में कवर हो चुके हैं। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि क्या डिफरेंसेस हैं हमारे डीएनए और आरएनए में। एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया हमने। अब हम फोकस करेंगे डीएनए पे। और अपकमिंग लेक्चर्स में हम आरएनए का भी डिस्कस करेंगे एंड दोनों की प्रॉपर्टीज़ का भी, लेकिन इस लेक्चर में अभी हम डीएनए पे हमारा मेन फोकस होगा। The basic building blocks of DNA was known to be nucleotide consisting of the 5 carbon sugar deoxyribose, to which 1 phosphate is esterified at the 5' position of the sugar ring and 1 nitrogenous base is attached at the one side। डीएनए जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ होगा,
इसमें 5 कार्बन का शुगर होगा एंड एक फॉस्फेट अटैच्ड होगा इसके 5 प्राइम पोजीशन पे। शुगर के 5 प्राइम पोजीशन पे एक फॉस्फेट अटैच्ड होगा और जो कि नाइट्रोजनस बेस के 1 प्राइम फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड होगा। DNA contains 2 different pyrimidines, thymine and cytosine, and 2 different purines, that is guanine and adenine. The nucleotides are covalently linked. जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी जो लिंकेज होगा उनके बीच का वो कोवैलेंटली लिंक होंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी उनके बीच में वन अनदर टू फॉर्म अ लीनियर पॉलीमर बाय 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स की बाइंडिंग होती है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू होती है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक कोवैलेंट बॉन्ड है जो कि स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस पिक्चर इज शोइंग द स्ट्रक्चर। जो नोट्स हैं आपकी स्लाइड्स ये स्टैंडर्ड बुक्स से रेफ़र की गई हैं और ये स्टैंडर्ड बुक का ही डायग्राम है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज है। राइबोज शुगर से जुड़ा हुआ आपको यहाँ पे ये बेस दिख रहा है, नाइट्रोजनस बेस। ये हमारा शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। देख सकते हैं थाइमीन है, सिंगल रिंग है और इधर साइड में आप देख सकते हैं यहाँ से फॉस्फेट अटैच्ड है डीऑक्सीराइबोज से। सो द मॉडल ऑफ अ डीएनए न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग द बेस थायमीन। यहाँ पे आपको थायमीन को अटैच करा के एक व्यू दिखाया गया है। द मॉलिक्यूल इज डीऑक्सीथाइमिडीन 5 मोनोफॉस्फेट। ये थाइमीन के जुड़ने से जो मॉलिक्यूल बना है उसका नाम है डीऑक्सीथाइमिडीन 5 मोनोफॉस्फेट। द नेट लाइक केज रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एटम्स दैट मेक अप द मॉलिक्यूल। ये जो हमें नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है जो कि स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आप देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है जो कि इसका प्रॉपर शेप जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल शेप है उसको बनाने में हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट इज अवर वाटसन की क्रिक प्रपोजल। Watson and Crick proposed a structure of DNA that included the following elements. वॉटसन क्रिक ने डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था जिसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, हम लोग उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं वॉटसन एंड क्रिक ने क्या मॉडल दिया था। जो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल था उनके अकॉर्डिंग जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये 2 चेन से मिलके बना हुआ है। 2 चेन है यहाँ पे, दोनों चेन जो होंगी वो राइट हैंडेड फैशन में एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होंगी और न्यूक्लियोटाइड्स उसमें जुड़े हुए होंगे। देखते हैं 1 बाय 1 क्या कहा है वॉटसन एंड क्रिक ने। नंबर 1, द मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 2 चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो मॉलिक्यूल है हमारा डीएनए का वो डबल स्टैंडर्ड है एंड 2 चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बना हुआ होता है। द 2 चेन्स स्पाइरल अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ पेयर ऑफ राइट हैंडेड हेलिक्स। जो हम स्टडी करते हैं जो हमारा डीएनए है उसका जो हम स्टैंडर्ड जो मानते हैं उसको बी डीएनए को मानते हैं और बी डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। क्या है ए डीएनए बी डीएनए ये भी हम डिस्कस करेंगे इन आवर अपकमिंग लेक्चर।
पहले हम यहाँ पे फोकस करते हैं वॉटसन एंड क्रिक के प्रपोजल पे। इन अ राइट हैंडेड हेलिक्स एंड ऑब्जर्वर लुकिंग डाउन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द मोलिक्यूल would see that each strand follows a clockwise path as it moves away from the observer। ये कहना ये चाहते हैं कि जैसे हमने कोई भी, ये हमारा राइट हैंडेड हेलिक्स है, अगर कोई भी ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा होके देखता है तो ये ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो इसको ये क्लॉक के फॉर्म में राइट जो है क्लॉक वाइज इसको दिखाई पड़ेगा कि जो डीएनए है वो एक ऐसे क्लॉकवाइज फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ रहा है। देख सकते हैं आप क्लॉकवाइज मोशन कैसा होता है। तो अगर किसी को यहाँ से देखने को बोला जाए तो उसको ये पाथ जो है वो क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा। The two chains comprising one double helix run in opposite direction, that is they are anti-parallel। जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, ये एक दूसरे के अपोजिट रन करते हैं, इसीलिए इनको हम एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज the sugar phosphate backbone of each strand is located on the outside of the molecule। जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, जो हमारा शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन होगा, ये उसके आउटसाइड में लोकेटेड होगा। जैसे कि अगर हमारा ये कोई डीएनए है, हम देखते हैं ये हमारा कोई न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पे शुगर प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनस बेस आकर प्रेजेंट होगा और यहाँ पे हमारा फॉस्फेट होगा। तो जो बेस और फॉस्फेट है ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएगा। जो शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन है ये हमेशा स्ट्रैंड के आउटसाइड में प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेसेस होंगे दूसरे स्ट्रैंड के, उनसे ये वाला नाइट्रोजनस बेस यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो जो हमारे शुगर और फॉस्फेट होंगे न्यूक्लियोटाइड्स के, वो हमेशा आउटवर्ड प्रोट्रूटेड रहेंगे, प्रोजेक्ट रहेंगे हमारे बाहरी साइड में। द बेसेस ऑक्यूपाई प्लेन्स दैट आर approximately perpendicular to the long axis of the molecule and are therefore stacked one on top of another like a pile of plates। जो बेसेस होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर इन द सेंस, जैसे ये हमारा शुगर मॉलिक्यूल है, यहाँ से ये फॉस्फेट अटैच्ड है, तो जो बेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ से अटैच्ड होंगे और वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दिखेंगे। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि दे आर परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मॉलिक्यूल एंड आर देयरफॉर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। जब बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसेस यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो यहाँ से जितने भी नाइट्रोजनस बेसेस होंगे एक दूसरे के ऊपर एक स्टैक की तरह हमें दिखाई पड़ेंगे। The two strands are held together by hydrogen bonds। जो सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमिना है कि जो नाइट्रोजनस बेसेस जुड़ते हैं वो किस टाइप से जुड़ते हैं, उनके बीच की बॉन्डिंग क्या होती है, सबसे मेजर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ये आता है। तो उसका आंसर ये है कि जो भी बेसेस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं between each base of one strand and an associated base on the other strand। हम कह सकते हैं कि अगर हमारा ये डीएनए है, अगर इसमें कोई भी बेस है, जैसे कि हमने एडेनिन लिया और हमारा जो दूसरा अपोजिट स्ट्रैंड है उस पर यहाँ पे थायमिन प्रेजेंट है, तो ये बाइंड करेगा एडेनिन थायमिन से बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और जैसा कि हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि एडेनिन और थायमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इन द केस ऑफ गुआनिन एंड साइटोसिन ये ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइन करेंगे
और इनकी स्टेबिलिटी को भी ये इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। A pyrimidine in one chain is always paired with a purine in the other chain. जो बाइंडिंग होती है नाइट्रोजनस बेसेस की वो हमेशा प्यूरिन की पिरिमिडीन से एंड पिरिमिडीन की प्यूरिन से होती है। जैसे हम जानते हैं प्यूरिन में आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, जबकि पिरिमिडीन्स में आते हैं थाइमिन एंड साइटोसिन। लेकिन यहाँ पे जब बाइंडिंग होती है तो एडेनिन की थाइमिन से एंड गुआनिन की साइटोसिन से बाइंडिंग होती है। इसीलिए यहाँ पे यही कहा गया है कि pyrimidine in one chain is always paired with a purine in the other chain। जो अपोजिट स्ट्रैंड होगा उसमें एक pyrimidine प्यूरिन से एंड प्यूरिन pyrimidine से बाइंड करेगा। The space between adjacent turns of the helix from two groups of different with a wider major group and a more narrow minor group। जब डीएनए हमारा राइट हैंडेड हेलिक्स के फॉर्म में होगा तो ये फॉर्मेशन करता है मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप का। यहाँ पे जब इसका टर्न होगा तब यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी एरिया आपको मिल रहा है, तो ये बनाएगा मेजर ग्रुप। वाइल जब इस वाली साइड पे हम देखेंगे तो बहुत ही कम एरिया ये छोड़ रहा है, यहाँ पे कॉर्नर पे हमें बहुत ही कम एरिया मिल रहा है, मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये माइनर ग्रूव है। द डबल हेलिक्स मेक्स वन कंप्लीट टर्न एवरी 10 रेजिड्यू। जो डबल हेलिक्स होता है उसके एक टर्न में 10 रेजिड्यूज होते हैं। ये कैसे हम देखते हैं, एक टर्न कहाँ तक होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया ये वाला हमने लिया, एक टर्न जो हमारा है ये इतना होगा। इसमें जो बेसेस प्रेजेंट होंगे वो एटलीस्ट 10। जो बी डीएनए हमारा स्टैंड डीएनए जो स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें 10 बेसेस प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरीके से अरेंज होगा बेसेस और उनका अमाउंट होगा 10। Because and A on one strand is always bonded to T on the other strand and a G is always bonded to a C. The nucleotide sequence of the two strands are always fixed relative to one another. यहाँ पर हमें पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है कि क्या होता है डीएनए और कैसे इसके स्ट्रैंड्स होते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये डबल हेलिकल फॉर्म ऑफ डीएनए यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे इसी फॉर्म को सिंपल करके दो स्ट्रैंड्स को अलग अलग करके आपको दिखाया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं इस स्ट्रक्चर को डिटेल में। जो डीएनए है हमारा इसमें हेलिक्स सेंस भी होता है। हेलिक्स सेंस मतलब कि ये कौन सा फॉर्म है डीएनए का, राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा बी डीएनए है, जो हमारा स्टैंडर्ड डीएनए है वो हमेशा राइट हैंडेड होता है, जबकि जो जेड फॉर्म होता है डीएनए का वो लेफ्ट हैंडेड होगा। डीएनए के ए बी एंड जेड फॉर्म्स को हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे हमारे लिए इतना ही जान लेना ज़रूरी होगा कि जो हम स्टडी करते हैं नॉर्मल डीएनए की हमारे, वो हमारा होता है राइट हैंडेड, जो कि उस हेलिक्स के सेंस को बताता है। उसके बाद में आता है कि हमारा कितना रेजिड्यू आ रहा है एक टर्न में। जो ये एक टर्न है, एक टर्न जो ले रहा है उसमें कितने बेसेस प्रेजेंट हैं। तो जो हमारा बी डीएनए होता है उसमें 10 बेस पेयर पर टर्न होते हैं। जो हमारा ए और जेड डीएनए है उनमें ये वैरी करता है, लेकिन जो बी डीएनए है उसमें 10 बेस पेयर्स पर टर्न ही प्रेजेंट होगा। इसमें एक्सियल राइज की बात करेंगे। एक्सियल राइज मतलब कि एक जब टर्न होता है तो ये कितना आगे बढ़ जाता है, कितना राइज होता है। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट प्लेनर बेसिस इन डीएनए डबल हेलिक्स।
जो एडजेसेंट बेसिस होते हैं उनमें कितना राइज कर जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सियल राइज। अभी आता है यहाँ पे हेलिक्स पिच। हेलिक्स पिच क्या होता है? इट इज़ द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट हेलिकल टर्न ऑफ डीएनए। जितना पूरा हेलिकल टर्न होगा उसका लेंथ जो आएगा उसको हम हेलिक्स का पिच बोलते हैं। इन द केस ऑफ बी डीएनए जो हमारा हेलिक्स है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। जहाँ यहाँ पे देखते हैं जो दो बेसेस हैं प्रेजेंट हैं इनके बीच का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर। लेकिन हम जैसे कि जानते हैं कि पर टर्न में 10 बेसेस होंगे तो ये हमारा हो जाता है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। यही इसी को हम हेलिक्स का पिच बोलते हैं। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर में बेस पेयर टिल्ट भी देखा जाता है। बेस पेयर टिल्ट इज एंगल ऑफ प्लेनर बेसिस विद रिस्पेक्ट टू द हेलिकल एक्सिस। यहाँ पे देख सकते हैं हम जो इसके बाद में हम ये भी देख सकते हैं कि जो डायमीटर होता है हम वो कैसे लेते हैं। जो हेलिक्स का डायमीटर होता है इट रिफर्स टू द विड्थ इन एंगस्ट्रॉम अक्रॉस द हेलिक्स। जो हेलिक्स है हमारा पूरा डबल स्ट्रैंडेड उसकी जो विड्थ है वो कितनी है इसी को हम डायमीटर बोलते हैं। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक है तो जो हमारा ये इतना डिस्टेंस है इसको हम डायमीटर बोलेंगे। इसके बाद में हम देख सकते हैं बेस फ्लिपिंग को। बेस फ्लिपिंग क्या होता है? इट इज़ द फिनोमिना व्हेन इंडिविजुअल बेस कैन प्रोट्रूड फ्रॉम द डबल हेलिक्स। इट इज़ डन बाय सर्टेन एंजाइम्स दैट मिथाइलेट बेस और रिमूव डैमेज्ड बेस। बेस फ्लिपिंग एक फिनोमिना होता है जैसे कि ये हमारा डबल हेलिक्स है इसमें से कोई भी बेस ये बाहर की तरफ जो नाइट्रोजनस बेस है हमारा ये बाहर की तरफ फ्लिप कर जाएगा। मेजर और माइनर ग्रुप हमने डिस्कस किया था कि जब हेलिक्स टर्न करता है तो जो मेजर पार्ट बनता है जहाँ पे हमको बहुत सारा स्पेस मिलता है हम इसको मेजर ग्रुप बोलते हैं। और जो माइनर ग्रुप है जब यहाँ पे टर्न पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम स्पेस मिल रहा है इसको हम माइनर ग्रुप बोलते हैं। मेजर एंड माइनर ग्रुप्स आर द एंगल एट विच द टू शुगर्स प्रोट्रूड फ्रॉम द बेस। ये एंगल होते हैं जहाँ से शुगर्स जो हमारी हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं। आप देख सकते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये बुक से लिया हुआ स्टैंडर्ड बुक का डायग्राम है। ये पैक्ड फॉर्म में डीएनए हमको ऐसा दिखाई पड़ता है। हम तो नॉर्मल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं ऐसे फॉर्म में बना के ताकि ये हमारे लिए इजी हो जाए, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बेसिस पे होता है और यहाँ पे वही आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो किया गया है। आप देख सकते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा होती है। इस स्ट्रक्चर में आपको शुगर फॉस्फेट का बैकबोन दिखाया गया है, आपका पिच दिखाया गया है, दो बेसिस के बीच का डिस्टेंस दिखाया गया है, मेजर माइनर ग्रुप और इसका डायमीटर ये आपको इस पिक्चर में शो किया गया है। ओके, अभी तक हमने डिस्कस किया डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का फॉर्मेशन कैसे क्या होता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि कैसे फंक्शन करता है डीएनए, क्या फंक्शन होता है डीएनए का। बेसिक फंक्शन जो प्राइमरी फंक्शन है डीएनए का, हमने देखा कि जो प्राइमरी फंक्शन है वो है इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने का। ये अपने अंदर इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखता है। जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एक सेल से दो सेल बनती है, तो ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र करने के लिए डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ करता है और एक टेम्पलेट डीएनए से उसका दूसरा टेम्पलेट बना के नए डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता है। जो हमारा डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। डीएनए का नेचर सेमी कंजर्वेटिव होता है।
मतलब कि जो हमारा डीएनए है उसका एक ही स्ट्रैंड कंजर्व रहेगा, दोनों स्ट्रैंड कंजर्व नहीं होते। हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा ये दो स्ट्रैंड्स हैं, तो जब रेप्लिकेशन होगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक स्ट्रैंड से एक डीएनए बन जाएगा और दूसरे से दोनों। तो यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड बन गया, लेकिन एक स्ट्रैंड पुराना है, तो दोनों ही, अगर दोनों स्ट्रैंड पुराने होते तो हम इसको कंजर्वेटिव बोलते, लेकिन इसमें एक ही स्ट्रैंड हमको नया मिलता है और एक पुराना होता है, तो इसको हम डीएनए का जो रेप्लिकेशन है डीएनए को हम सेमी कंजर्वेटिव नेचर का बोलते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस फंक्शंस ऑफ डीएनए वन बाय वन। डीएनए मस्ट बी फाउंड इन एवरी सेल, देयर आर एक्सेप्शंस एग्जिस्ट। डीएनए है हमारा हर सेल में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ईच एंड एवरी सेल विल कंटेन डीएनए। एक्सेप्शंस होते हैं कुछ, जैसे कि हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ये न्यूक्लिएटेड नहीं होती हैं, सो इनमें डीएनए भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन होता है डीएनए का। डीएनए मस्ट कैरी इंफॉर्मेशन। डीएनए का जो प्राइमरी फंक्शन है इंफॉर्मेशंस को कैरी करना, तो डीएनए को इंफॉर्मेशन को कैरी ही करना चाहिए। डीएनए मस्ट बी स्टेबल। डीएनए की स्टेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि इसको इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखना है। अगर ये इजीली डिग्रेड हो गया, डिनेचर हो गया, तो इंफॉर्मेशन ना तो स्टोर होगी और ना ही वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो पाएगी। सो डीएनए मस्ट बी स्टेबल। There are coding and non-coding regions found on DNA. डीएनए पे कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों ही रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि हम एक्सॉन एंड इंट्रॉन बोलते हैं। कोई भी ये डीएनए का स्ट्रैंड है, एक्सॉन एंड इंट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होंगे। जो इंट्रॉन का पार्ट होता है, ये अगर एक्सॉन है, ये एक्सॉन है और ये इंट्रॉन है, तो ये जो पार्ट होता है ये नॉन कोडिंग पार्ट होता है, लेकिन फिर भी ये सिग्निफिकेंट है, ये यूज़लेस नहीं होता, इसका भी कुछ ना कुछ वर्क ज़रूर होता है। हालांकि अभी इस पर रिसर्च चल रही है, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि जो इंट्रॉन नॉन कोडिंग पार्ट है वो यूज़लेस नहीं होता। कोडिंग रीजन्स कोड फॉर जीन्स और प्रोटीन्स। जो कोडिंग रीजन्स होते हैं या एक्सॉन्स होते हैं, ये जो हमने देखा कि अगर ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है और बीच का पार्ट अगर इंट्रॉन है, तो एक प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग, जिसके थ्रू इस वेस्ट पार्ट को रिमूव किया जाता है और दो एक्सॉन आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और ये फर्दर जीन्स का एक्सप्रेशन करवाते हैं। Non-coding regions can be either DNA junk or help regulate protein synthesis. अभी नॉन कोडिंग रीजन्स का प्रॉपर फंक्शन नोन नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस में समहाउ हेल्प करते हैं। ओके, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आप डिटेल में देख सकते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको शो किया गया है। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, चारों बेसिस जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। यूरेसिल मेंशन नहीं है यहाँ पे, बिकॉज हम डिस्कस कर रहे हैं डीएनए के बारे में और यूरेसिल हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है, सो यूरेसिल को हम आरएनए में कंसीडर करेंगे। ये बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं डीएनए में। शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन दिखाया गया है। ये एक प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें शुगर होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा और फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। यही आगे जुड़ते रहते हैं, नाइट्रोजनस बेस दूसरे स्ट्रैंड से जुड़ेगा और फॉस्फेट यहाँ पे नेक्स्ट शुगर से ज्वाइंट होके, और ऐसे ही ये फॉर्मेशन करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं।
कि थाइमीन एडेनिन से डबल बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट हो रहा है। यहाँ पे दो डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखाए गए हैं। इन द केस ऑफ गुआनिन एंड साइटोसिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इस सेशन में हमने डीएनए का जो मेजर पार्ट है वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम डीएनए के जो टाइप्स हैं हमारे, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि शुगर पकरिंग है, सिन एंड एंटी कन्फर्मेशंस हैं, वो भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके अलावा आरएनए एंड टाइप्स ऑफ आरएनए भी हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यू कैन सब्सक्राइब ITLS Academy on YouTube and you can also get it on Google Play. Thank you.